नमस्कार डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आपका दीपक बत्रा एसएसटी क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपको 7th क्लास के हिस्ट्री के पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। देखें क्वेश्चन आंसर इसके। पहला क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। ये विदेशी किसे माना जाता है। आज के समय किसको माना जाता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे देश से आता है उसको विदेशी माना जाता है। परंतु अतीत में, प्राचीन समय में विदेशी किसको कहा जाता था? ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जो गांव में बाहर से आता था। ठीक है, गांव से बाहर से आता था और जो वहाँ के समाज और संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था उसको विदेशी कहा जाता था। कि कोई व्यक्ति गांव में आया, उसे गांव के समाज और संस्कृति के बारे में पता नहीं है, उसको ही विदेशी या परदेशी कहा जाता था। अब सेकंड क्वेश्चन है, नीचे उल्लिखित बातें सही हैं या गलत है। अब सही गलत के बारे में बताना है। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, ये गलत है। हमें 700 के बाद बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। मराठों ने और सिखों ने, राजपूतों ने यहाँ पर अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसे जैसे कृषि केंद्रित बस्तियां बनती थी, मतलब वनों को काट कर वहाँ कृषि की जाती थी, लोग वहाँ रहना लग जाते थे, तो वनवासियों को वहाँ से निकाल दिया जाता था। उसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। ये गलत है, क्योंकि जो बलबन थे उस समय, बलबन जो था वो उत्तरी भारत का शासक था। ये मैंने आपको कल जब लेसन पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि जो बलबन था उसका अफ़गानिस्तान, पंजाब जैसे क्षेत्र पर ही इसका शासन था। बंगाल में भी था, बंगाल से लेकर पश्चिम अफ़गानिस्तान तक था इसका राज्य। तो इसलिए भाई ये असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक नहीं था ये। उसके बाद भाई तीसरा है भाई, रिक्त स्थान को भरें। अभिलेखागारों में पांडुलिपियां तथा दस्तावेज रखे जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो है, 14वीं शताब्दी का एक इतिहासकार था, हमें इतिहासकार का नाम बताना है, वो थे जियाउद्दीन बर्नी। और उसके बाद कुछ फसलें बतानी हैं जो इस महाद्वीप में लाई गई। वो फसलें थी आलू, मक्का, मिर्च, चाय तथा कॉफ़ी। इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इस काल में कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तनों की तालिका बनाएं। प्रौद्योगिकी मतलब कुछ तकनीकी विकास हुए थे, वो बताने हैं। इसमें सबसे पहला तो ये आएगा कि जो सिंचाई थी, सिंचाई में रहट का प्रयोग किया जाने लगा, कताई में चरखे का प्रयोग किया जाने लगा, और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे बारूद या तोप की बात करें तो ये प्रयोग किया जाने लगा। 1526 में बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो उस समय तोप का प्रयोग किया गया था। भारतीय सैनिकों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया था। भारतीय राजाओं ने इसको पहली बार देखा था। तो बाबर की विजय का एक मुख्य कारण भी 1526 में तोप का प्रयोग ही था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दीजिए। धर्म के नाम पर कुछ परिवर्तन हुए थे। देखो भारत के अंदर क्या हुआ था, एक तो हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी परिवर्तन आ चुके थे। दूसरा, एक नया धर्म था मुस्लिम धर्म, जिसको इस्लाम भी कहते हैं, वो भारत में आ चुका था। और तीसरा जो था, एक भक्ति लहर चल पड़ी थी। हम उसके ऊपर बात करते हैं कि सबसे पहले हिंदू धर्म के अंदर क्या बदलाव आए। हिंदू धर्म के अंदर जो बदलाव है उनमें क्या था कि नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, और पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों के सम्मान में और महत्व में वृद्धि हो गई। अब ब्राह्मणों का जो समाज में काफ़ी दबदबा हो गया और उनका महत्व बढ़ गया था। दूसरा था भाई इस्लाम धर्म का आगमन। यह धर्म 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ भारत में आया। जो व्यापारी भारत में आते थे अरब से, उनके साथ ये धर्म भारत में आया। और जो इसके अनुयायी थे वो मुसलमान कहलाते थे। वे कुरान शरीफ को, जो उनका कुरान शरीफ उनकी धार्मिक ग्रंथ है, उनकी जो पवित्र पुस्तक है वो कुरान शरीफ है। और वे केवल एक ईश्वर अल्लाह की शक्ति को ही स्वीकार करते हैं। अभी भी वो इस तरह अल्लाह की शक्ति में ही विश्वास रखते हैं। उसके बाद है भक्ति लहर। यह लहर भक्ति की अवधारणा पर आधारित थी।
इसमें ईश्वर की कल्पना एक इष्ट देवी देवता के रूप में की जाती है। ईश्वर को एक देवता, देवी या देवता के रूप में पूजा जाता है, की जाती है, उसकी खूब भक्ति की जाती है। देवी देवता तक भक्ति के द्वारा पहुंचा जा सकता है, और जितनी ज़्यादा भक्ति की जाएगी हम उतने ही अपने देवता के निकट पहुंच जाएंगे। इसके लिए किसी पुजारी या किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? पिछली शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय समय पर बदलता रहा है। 13वीं शताब्दी में फारसी के जो इतिहासकार थे मिनहाज सिराज ने पंजाब, हरियाणा तथा गंगा यमुना के बीच स्थित भूभाग को हिंदुस्तान का नाम दिया था। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि जो पंजाब, हरियाणा तथा गंगा और यमुना के बीच में जो क्षेत्र था उसको हिंदुस्तान का नाम दिया जाता था, और यह क्षेत्र उस समय दिल्ली सल्तनत का भाग था। उसी प्रकार दिल्ली सल्तनत के प्रसार के समय हिंदुस्तान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का भी विस्तार होता गया, परंतु हिंदुस्तान शब्द के अंदर दक्षिण भारत को कभी भी शामिल नहीं किया गया था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ तक के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। पहली बार जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था वो बाबर के द्वारा किया गया था। उसने इसके संस्कृति और इसके निवासी पशु पक्षी और भूगोल को ध्यान में रखते हुए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। यह शब्द 14वीं शताब्दी के महान कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद से काफ़ी मिलता जुलता था, परंतु आज हम हिंदुस्तान शब्द का अर्थ भारत राष्ट्र से लेते हैं। पूरे भारत को हम शामिल करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसको शामिल किया जाता है। मध्यकाल में जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? जातियाँ, मैंने आपको बताया कि समाज उस समय मध्यकाल के अंदर जो समाज था वो जाति आधारित बनता जा रहा था। तो जातियों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता था? जातियाँ अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अपने अपने नियम बनाती थी। जो जातियाँ थी अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अपने अपने कुछ नियम बनाती थी, और इन नियमों का जो पालन था वो इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, और इस सभा को जाति पंचायत कहा जाता था। जातियों को अपने गांव के रीति रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। जिस गांव के अंदर जो भी रीति रिवाज थे सभी जातियों को उस गांव के रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त कई गांव पर मुखियाओं का नियंत्रण होता था। मुखिया होते थे, जैसे सरपंच होता है ना, वैसे गांव का कोई मुखिया होता था, और ये गांव जो छोटे छोटे गांव होते थे ये राज्य की एक छोटी इकाई होते थे। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? अब देखो, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य, सर्व मीन होता है सभी जगह, क्षेत्र सभी क्षेत्रों में फैला हुआ साम्राज्य। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत बड़े या कई क्षेत्रों में फैले हुए राज्य को सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहते हैं। जैसे चोल, तुगलक तथा मुगलों का साम्राज्य। संस्कृत की एक प्रशस्ति में गयासुद्दीन बलबन को ऐसे ही एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। कहा जाता है कि जो बलबन का साम्राज्य था वह पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन सी समस्याएं आती हैं? जो पांडुलिपियां होती हैं, जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती हैं ना, उसको पढ़ने में इतिहासकारों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले क्या होती है कि उस समय छापेखाने नहीं होते थे, इसलिए जो लिखने वाले होते थे वो हाथ से लिखते थे, और लिखते समय कई बार लिखने वाले शब्द और वाक्य भी बदल देते थे। जो लिपि की प्रतिलिपियां या नकल निवीस होते थे वो लिखते समय कई वाक्य बदल देते थे, कई शब्द बदल देते थे, जिससे पांडुलिपि के मूल रूप में परिवर्तन आ जाता था। इस तरह शताब्दी दर शताब्दियाँ प्रतिलिपियां बनती रही, और अंत में मूल ग्रंथ की अलग अलग प्रतियां बन गई, और जो मूल था, जो मेन ग्रंथ पांडुलिपि थी, उसकी अनेक प्रतिलिपियां बन गई। उसके बाद दूसरा है भाई, एक ही ग्रंथ की अलग अलग प्रतिलिपियों के कारण, एक ही ग्रंथ है उसकी अनेक प्रतिलिपियां बन गई, अनेक नकल बन गई। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की कई पांडुलिपियों को पढ़ना पड़ता है। एक ही ग्रंथ है, उसके बारे में कई पांडुलिपियों को पढ़ना पड़ता है, ताकि वह यह जान सके कि लेखक ने मूल रूप से क्या लिखा था। तीसरा, लेखक स्वयं भी कई बार अपनी मूल पांडुलिपियों में संशोधन करता था। अब देखो, एक मेन पांडुलिपि लिखी, बाद में उसमें परिवर्तन कर दिया। अब जो नकल बन गई उसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ, पर मूल पर जो पांडुलिपि बनाई गई, मेन पांडुलिपि थी, उसमें परिवर्तन हो गया। उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृतांत 2 बार लिखा था, अतः दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां लास्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? तो देखो, इतिहासकार जो है
अतीत को मतलब इतिहास को किस प्रकार से युगों में विभाजित करते हैं और उनके सामने क्या समस्या आती है। समय के साथ साथ सामाजिक तथा आर्थिक संगठनों में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे जैसे समय बदलता रहता है, समाज के अंदर भी और लोगों के आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सारा परिवर्तन आ जाता है। इससे समाज व्यवस्था का जो रूप है वो बदल जाता है। जब किसी समाज व्यवस्था का रूप पिछले समाज व्यवस्था से लगभग पूरी तरह से अलग हो जाता है तो इतिहासकार उसे एक नया काल या युग मान लेते हैं। अतीत के काल विभाजन का यही सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इस आधार पर अतीत को यानी कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है या 3 कालों में बांटा जा सकता है: प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। 19वीं शताब्दी में कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा था: हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल। उनका ऐसा मानना था कि क्यों उन्होंने बांटा, अंग्रेजों का क्या मानना था कि अर्थव्यवस्था, समाज तथा संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया। परंतु इस विचार को आज बहुत कम इतिहासकार मानते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही इतिहास का काल विभाजन करते हैं और वो जो है प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल ही माना जाता है। क्या कठिनाई आती है? सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के आधार पर काल विभाजन में एक बहुत बड़ी कठिनाई आती है कि एक काल में आने वाले बदलाव आसानी से स्पष्ट नहीं होते। कोई परिवर्तन आ जाता है, उसमें कोई खास लगता ही नहीं कि क्या परिवर्तन आया है, वो स्पष्ट नहीं होते हैं। ये अपने से अगले काल में कई शताब्दियों तक ये बने रहते हैं क्योंकि ये नए युग को आधार प्रदान करते हैं। ये नए युग को आधार प्रदान करते हैं, इसलिए ये परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर थे आपके फर्स्ट लेसन के। अब आगे आपको लेसन नंबर 2 कराया जाएगा। ओके, थैंक यू।